नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम माधव निदान पढ़ रहे हैं। माधव निदान में हम लोग वात व्याधि पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमें ना वात व्याधि जब पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने कल तक आक्षेपक और दंडापतानक, धनुष स्तंभ, ये सब हमने पढ़ लिया है, बहिरायाम, अभ्यंतरायाम। आज हम पढ़ेंगे पक्षाघात, क्योंकि पक्षाघात जो है ना टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सबके पास ऐसे पेशेंट जरूर आते हैं। पक्षाघात की संप्राप्ति पढ़ के उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो मैं बाकी सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग म्यूट रखें और जब हम डिस्कशन शुरू करेंगे तो डिस्कशन करिएगा। आप सब लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। यहाँ पर हम लोग जो सुबह सुबह मिलते हैं तो हम लोग ज्ञान की बातें करते हैं, अपने आयुर्वेद शास्त्र की बात करते हैं। यह हमारा ही शास्त्र है, हमारे लिए ही ऋषि मुनि लोगों ने लिखा है। तो इसमें देखिए 39, 40 और 41 नंबर का श्लोक, इसमें जो है ये आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा है, ये फर्स्ट ईयर से ये पढ़ाया जाता है। पक्षाघात के लक्षण: गृहीत्वार्धम तनोर्वायुः शिरः स्नायुर्विशोष्य च पक्षमन्यतरं हन्ति संधि बंधन विमोक्षयन् कृत्स्नो अर्धकायस्तस्य स्याद्य कर्मण्यो विचेतनः एकांग रोगम तम केचित् दन्ये पक्षव्यदं विदुः सर्वांग रोगस्तद्वच्च सर्वकायाश्रिते नीले। इतना बढ़िया बता रहे हैं, इतना बढ़िया है कि क्या बताए। इसमें बोल रहे हैं कि वायु आधे शरीर में कुपित होकर नाड़ियों और नसों को सुखाकर संधियों के जोड़ों को शिथिल कर देता है, शरीर के उस भाग को बेकाम कर देता है। आधा शरीर अकर्मण्य और चेतना रहित हो जाता है, इसे कोई एकांगवात या कोई पक्षाघात कहते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण शरीर में वायु कुपित हो जाने से सर्वांग रोग, सर्वांगवात हो जाता है। इसमें संपूर्ण शरीर अकर्मण्य हो जाता है, आधा शरीर जो है ना वो काम नहीं कर पाता है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि पक्षवदम आहा गृहीत्व इत्यादि अर्धमिति अर्धमर्यादया अर्धनारीश्वरवत् पक्षम बाहुकक्ष पार्श्वादि भागम अन्यतरमिति वामम दक्षिणम वा। इसका मतलब यह है कि पक्षवत के लक्षण कहते हैं गृहीत्व इत्यादि अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के समान। मतलब जिस तरह से शिव जी और पार्वती जी का अर्ध नारी नटेश्वर जी हम लोगों ने देखा होगा फोटो में, मूर्ति में, उसके समान अर्ध मर्यादा से सिर से लेकर पांव तक दाया आधा भाग या बायां आधा भाग आक्रांत हो जाता है। पक्ष शब्द से यहाँ पे बाहु लेना चाहिए, कक्षा लेना चाहिए, पार्श्व लेना चाहिए, कैसे भी शरीर का आधा भाग का ग्रहण होता है। फिर बोल रहे हैं कि अन्य तरम मिति वामम दक्षिणम वा, मतलब अन्य तरम मतलब बाएं साइड में या दाहिने साइड में, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। संधि बंधन कव से स्नायु से आवृत संधि बंधनों को मुक्त व शिथिल करता हुआ, ऐसा गदाधर का मत है। संधि बंधन कव से स्नायु भी वृतान मोक्षन्निति गदाधर
अतएव शिरः स्नायुर्विशेष्यत्युक्तम् अर्धकाये इत्युक्तो अपि कृत्सन्न ग्रहणम युगपत् सर्वार्धांग व्याप्त्यार्थम अकर्मण्य ईशश्चेष्टा क्षमः विचेतनो अल्पचेतनः ईशस्पर्शादि ज्ञानवाद नित्यर्थः तद्वचन्यत्यनेन शिरः स्नायुर्विशोष्य चेत्यादि संप्राप्ति लक्षणम चादिदिशति। इसका मतलब यह है कि संधि बंधन कव से स्नायु से आवृत संधि बंधनों को मुक्त व शिथिल करता हुआ ऐसा वायु इस तरह से कर देता है कि सारे स्नायु में जो संधि बंधन उसको शिथिल कर देता है, लूज कर देता है। दूसरा बोल रहे सिरा स्नायु विशोष्य ऐसा कहे, मतलब सिरा और स्नायु इन सबको सुखाते जाता है। इसी तरह से फिर बोल रहे हैं कि ऊर्ध्वकाय को निर्देश करके भी पुनः कृत्सन्न शब्द के प्रयोग से सिद्ध होता है कि सिर से लेकर पांव तक सारा शरीर आक्रांत हो जाता है। अकर्मण्य मतलब यहाँ पे अर्ध शरीर मामूली से हरकत कर पाता है। अकर्मण्य मतलब वो काम नहीं कर पाता है, थोड़ा सा ही हरकत हो पाती है। फिर यही विचेतन का भी अर्थ है। इन सब का अभिप्राय है कि ऐसे मनुष्य में साधारणतया स्पर्शनादि इंद्रिय विज्ञान रह जाता है, मतलब थोड़ा केवल उसमें सेंसेशन रहता है लेकिन वो काम नहीं कर पाते, सिरा और स्नायु जो है वो सूखने लगते हैं। तद्वच इस प्रकार पक्षवद में वायु सिरा और स्नायु का शोषण करता है, वैसे ही सर्वांग वध में सारे शरीर में स्नायु और सिराओं का शोषण हो जाता है। ये सर्वांग रोग की संप्राप्ति और लक्षण समझना चाहिए। अगर चारों पैरों में हो गया, चारों हाथ और पैरों में हो गया तो क्वाड्रिप्लेजिया बोलते हैं। प्रकुपित हुआ वायु है अर्धनारी नटेश्वर के समान शरीर के किसी एक अर्ध भाग में प्राप्त होकर वहां की सिरा तथा स्नायु को शोषित करके संधि बंधनों को शिथिल करता हुआ किसी एक भाग को नष्ट कर देता है। पक्ष शब्द से यहाँ दाया व बाया मतलब सिर के दाएं भाग या बाएं भाग, किसी एक भाग से पांव के नख तक शरीरार्थ का ग्रहण किया जाता है। अवस्था अनुसार दाया बाया कोई भी पक्ष आक्रांत हो सकता है। इसमें बाया पक्ष अति भयानक होता है क्योंकि बाईं ओर हृदय होता है। हृदय तंतुओं पर आक्रमण होने से किसी भी समय हृदय गति बंद होने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। जिस ओर आक्रमण होता है उस ओर का संपूर्ण अर्ध शरीर कर्महीन और ज्ञान शून्य सा हो जाता है, अर्थात आक्रमण के बलानुसार बिल्कुल संज्ञा चेष्टा रहित हो जाता है। नहीं तो साधारणतः कुछ स्पर्शादि ज्ञान का अनुभव रहता है, थोड़ा थोड़ा स्पर्श ज्ञान रहेगा इसमें। और उसी तरह से यत्न करने पर अंग प्रत्यंग को मामूली तौर से कुछ हिला डुला भी सकता है। इस रोग को कई विद्वान एकांग रोग या अन्य अचर पक्षवद या पक्षाघात कहते हैं। इसी तरह से प्रकुपित वायु सारे सिरा स्नायुओं को शोषण करके संधि बंधनों को मुक्त करता हुआ सारे शरीर को चेष्टाहीन कर देता है, तो उसे सर्वांग रोग कहते हैं। इसी को चरकाचार्य जी ने भी यही कहा है कि पक्षवद, पक्षाघात, एकांगवाद, एकांग रोग, अर्धांगवाद ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। शरीर के आधे शरीर में वैकल्य आना पक्षाघात होता है। शरीर का दक्षिण या वाम हिस्से का आधा अंग पूर्णतः निष्क्रिय हो जाता है, शिथिल हो जाता है, उस हिस्से की हलचल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। पक्षाघात का ये प्रमुख लक्षण है। प्रकुपित हुआ वायु शरीर के आधे शरीर में संचार करके वहां की सिरा स्नायु इनको शुष्क करता है, वहां शोष उत्पन्न करता है, संधि बंधन शिथिल हो जाते हैं। पक्षवद में प्राण वायु की दृष्टि प्रमुखता से रहती है। प्राण वायु जो है इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला वायु है। प्राण की दृष्टि से सभी इंद्रियों का इंद्रिय व्यापार ठीक से नहीं हो पाता है। शरीर के आधे भाग के कर्मेंद्रियों की हानि होती है। हाथ और पांव की हलचल करना संभव नहीं होता है, बोलना अस्पष्ट होता है, मल मूत्र का नियंत्रण भी नष्ट हो जाता है। इसमें क्या है कि स्वकरण से वायु का प्रकोप होता है। वायु में खासकर प्राण वायु की दृष्टि होती है। इंद्रिय व्यापार सही तरीके से नहीं होता है। शरीर का आधे भाग में वाम या दक्षिण कर्मेंद्रियों की हानि हो जाती है। उस भाग में सिरा स्नायु शुष्क होते हैं, उसकी जगह वहां पे शोष होता है, संधि बंधन शिथिल हो जाते हैं, हाथ पांव की हलचल करना अशक्य हो जाता है, बोलना स्पष्ट हो जाता है, मल मूत्र का नियंत्रण नहीं रहता और पक्षाघात हो जाता है। ऐसा ये संप्राप्ति बनती है। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए, फिर हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ हैं और पूजनीय हैं, हम सबके लिए सर्वश्रेष्ठ। जो वैद्य जो होते हैं ना वो सर्व पूजनीय लोग रहते हैं। तो एक बार आप लोग देखिए, मैंने अनम्यूट किया है, आप लोग अनम्यूट हो पा रहे हैं? डॉक्टर विनीता चौहान जी, आपने पक्षाघात के पेशेंट देखे हैं अपने प्रैक्टिस में? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, थोड़ा बताइए आपके पास कैसे पेशेंट आए थे, आपने क्या देखा, कैसे देखा, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। वर्षा मैम, आज कंचन मैम नहीं आई है।
प्रणाम सर, प्रणाम सभी। हाँ बताइए। हाँ सर, मैंने देखा है। तो बताइए कैसे पेशेंट है, क्लिनिकली कैसे प्रेजेंटेशन होता है? सर एक हाथ हाथ नहीं उठ रहा था, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते थे वो। ना मसल टोन है, हिल उठा नहीं सक रहे थे, उसका एक्टिव नहीं रहता था। ऐसे ही एक पैर से चल भी नहीं पा रहे थे, एक साइड का पूरा ही उनका मतलब बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा था। और एक फेशियल अर्पित भी हो जाती है, मतलब थोड़ा सा फेस टेढ़ा होने से स्पष्ट वाक नहीं होता है उनका। खाना तो ठीक से खा पा रहे थे, लेकिन हाँ, और एक दूसरा एक थे, थोड़ा सा ब्रेन भी उनका वो हो गया था, उनके मुंह से कुछ भी कभी कभी लार वार बह जाती थी, वो भी उनको पता नहीं चलता। इस टाइप के पेशेंट। अच्छा, और आपने हेतु वगैरह निकाला, हेतु संप्राप्ति क्या हुआ हाँ था? सर, मतलब एक पेशेंट का हेतु तो अचानक से बीपी उनका बढ़ गया था, वो कुछ टेंशन की वजह से उनका हुआ था। और एक पेशेंट था कि वो बैठे बैठे, उन लोगों का सब्जी काटना खाने बनाने का काम था, तो वो बैठ सब्जी काट रहा था, बैठे बैठे गिर गया अचानक से। फिर उसके बाद उसको लकवा हो गया। जी, तो आपने चिकित्सा किया, उसमें मर्म का भी पीड़न किया? नहीं सर, उस टाइम तो मुझे मर्म का इतना ज्यादा वो नहीं था। मर्म का उस टाइम में कुछ नहीं किया था तो। अच्छा ठीक है। अभी एक जो पेशेंट आ रहा था उसने किया था। उसमें कौन कौन से मर्मों का क्या क्या रोल रहता है, कुछ बता सकती हैं? सर जैसे उसके हाथ में लगवा था, तो उनके हाथ के पूरे मर्म मैंने किए थे। वो अ, ये स्कंद और अंश मर्म, इंद्रवस्ती, मणिबंध, इधर वाले मर्म सब किए थे, तो थोड़ा सा जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखता है। हाथ के यहाँ जो, हाँ एक पेशेंट बिना लकवा की थी, लेकिन फिर भी उसका हाथ ऊपर की तरफ नहीं उठता था, उसके में भी अंश मर्म और इधर ये आणी और उर्वी वाले मर्म करने से काफी जल्दी रिजल्ट आ गया था। जी ठीक है। और विद्य कर्म का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है सर। अब बाहु के केस में विद्य कर्म करने से, एक बार के विद्य कर्म से ही उसका हाथ पूरा ऊपर की तरफ जाने लगा था। वो तो अवबाहुक है ना, अवबाहुक बाद में पढ़ने वाले। जी। हाँ, आप हमें विद्य कर्म दिखा सकती हैं, जब कल होगा, कल परसों जब अवबाहुक होगा तो लाइव दिखा सकते हैं कैसे करते हैं? जी सर, अब अभी तो पता नहीं अब कब। अभी नहीं, कल परसों जब होगा तो। जी सर, जब आएगा तब ठीक है। वीडियो बना लो। जी सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ, अभी आरती मैम आपने हैंड रेस किया, आप कुछ बोलना चाहती हैं? प्रणाम सर। सर जी ये पक्षाघात में जैसे सिम्टम बताए, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं मैंने, जो विभिन्न विभिन्न अंगों का मतलब पूरा एक साइड का पक्षाघात, अर्ब्स पैल्सी छोटे बच्चों में डिलीवरी के दौरान, फोर्सेप डिलीवरी के दौरान अर्ब्स पैल्सी देखा है, आइस का पैल्सी देखा है, फेशियल पाल्सी देखा है। और एक में मेन हेतु था कि उसका बिजनेस किसी के साथ पार्टनरशिप में था, तो उसको एकदम से ऐसा धोखा लगा और ऑल ऑफ सडन उसका एक साइड उसका बीपी राइज हुआ और उसका एक साइड ऐसे हो गया। और उसके बाद उसका मेमोरी लॉस भी हो गया, मतलब पक्षाघात के साथ ही उसका मेमोरी लॉस भी हो गया। और इवन वो अपने रिलेशनशिप्स को भी नहीं पहचान रहा था, और उसमें बहुत उसको अपना नाम भी नहीं याद आ रहा था। तो उसके साथ ये भी था। और एक बहुत छोटे बच्चे में जो फर्स्ट मैंने देखा, जो 1 ईयर के बच्चे में देखा, उसको सेरिब्रल पाल्सी था और उसको साथ में 7 मंथ से उसको कन्वल्शंस भी आते थे बच्चे को। और एक और पेशेंट देखा, उसको थर्ड पैरालिटिक अटैक था जब वो मेरे पास आए। और एक और पेशेंट देखा तो इसको तीसरी बार, उसको भी तीसरी बार थर्ड पैरालिटिक अटैक था। ऐसे मतलब कॉमन प्रैक्टिस में बहुत सारे लोग आते हैं जिनका एक साइड पूरा चला जाता है। और कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिनका स्लरिंग ऑफ स्पीच रहता है, और उनमें मतलब वो सही से बोल नहीं पाते, वो बहुत प्रयास करते हैं बोलने का, बट उनका जो टंग है वो मूव ही नहीं करता है, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं रहता है वो, मतलब और बोलते हैं। और अर्धित के भी बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जिसमें मतलब अंग तो टेढ़ा रहता है, और आईज में भी उनका जो वो जो हम टेस्ट करते हैं आईब्रो उनका ऊपर नहीं जाता है, और सारे उसके रिफ्लेक्सेस नॉर्मल नहीं होते, मुंह में हवा नहीं भर सकते, मतलब जो फेशियल मसल है बिल्कुल काम नहीं करते उसमें। जी। और तो बच्चों में बहुत सारे सेरिब्रल आपने पाल्सी। आपने ऐसे मतलब उसका आपके हिसाब से इस पे एनालिसिस क्या है कि ये क्यों होता है?
सर अगर हम बच्चों के केस में देखें, पहले मैं ऐसे हेतु के बारे में नहीं सोचती थी इतना ज्यादा। जब प्रैक्टिस किया तो अभी जैसे ये ग्रुप ज्वाइन किया, हर बात में हम जैसे रोज क्लिनिकल केसेस देखते हैं तो हमें ये समझ आता है कि बिना हेतु के कुछ नहीं होता है। और अब मेरे को समझ में आने लगा है, क्योंकि वो मैंने देखे तो थे, कुछ लोगों का ट्रीटमेंट किया भी, पर अब बहुत क्लियर कंसेप्ट हो रहा है धीरे धीरे कि उनमें हेतु क्या रहता है। जो बच्चों में रहता है उसमें माँ का मिथ्या आहार विहार रहता है, या ड्यूरिंग डिलीवरी उसको कोई प्रॉब्लम रही, या ड्यूरिंग फीडिंग उसको कोई प्रॉब्लम रही, तो ये सारे हेतु थे। और जो मतलब एडल्ट लोग थे उसमें बेसिक जो हेतु रहा वो उच्च रक्तचाप था। और एक चीज मैंने कल वाला जो लेक्चर था बहुत अच्छा था पंचकर्मा का, उसमें आपने जो वो बताया कि वो जो पांच संचय प्रकोप वाले सिम्टम्स हैं और पांच भौतिक का। संचय हो रहा है, हाँ जी जी, और स्थान संचय हो रहा है, तो जो पक्षाघात के भी पेशेंट होते हैं वो एकदम से पक्षाघात नहीं होता उसमें भी। ये चीज मेरे को कल वाले लेक्चर से, अभी अब हम सिम्टम पढ़ रहे हैं ना, तो अभी मेरे को बहुत क्लियर पिक्चर मेरे दिमाग में आ रहा है। उसमें क्या होता है कि स्थान संचय एकदम से नहीं होता। पहले पेशेंट को जिसको भी आप देखेंगे मोस्टली जो ये कार्डियक अरेस्ट भी होता है, ये मोस्टली रात को ही क्यों होता है, ये सारी चीजें धीरे धीरे थोड़ा सा जैसे परतें खुलती जा रही है वो समझ में आ रहा है। तो पक्षाघात में क्या होता है, जब पेशेंट को होने वाला था उसका सडन बीपी राइज, उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड पे कोई ना कोई चिंता विचार ऐसा बनता रहता है, उसको एक कांस्टेंट टेंशन, और वो एक ही जो हेतु है उसका कंटिन्यूस सेवन करता जाता है। उसमें सिम्टम आते हैं और वो इग्नोर करता जाता है, और एंड स्टेज ऐसा हो जाता है जब उसकी शक्ति से, जो अब हमने कल किया वो, कि वो एकदम से प्रसर हो गया, मतलब उसकी शक्ति से बाहर हो गया। और उसके बाद जब वो जब वो सिम्टम के रूप में हमारे पास आता है तो उसमें वो मैनिफेस्टेशन हो चुका होता है कि उसका अंग पूरा वो ऐसे हो गया। बट वो जो कहानी है वो बहुत बैक से शुरू हो जाती है। तो ये ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था, बट अभी कल वाले लेक्चर से और जो ये हम हेतु पढ़ते हैं तो मेरे को ये चीज होने लगा कि जो रक्तचाप भी है वो ऐसे नहीं डेवलप हुआ, उसको धीरे धीरे उसने ऐसा ऐसे प्रकोपक आहार विहार वेग विरोध भी रहता है, चाहे ऑक्यूपेशनल रहे या उसके मानसिक स्थिति में उसके जो दोष हैं वो कुपित रहे। वात पित्त कफ में भी जितने भी लोग का वात विरुद्ध आहार रहता है प्रेगनेंसी में, उनके ही बच्चों में ऐसा देखने को मिलता है। और जिनकी चेष्टाएं भी बात प्रकोपक होती हैं उनको ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, अधिक देर तक रात्रि जागरण रहे और बिल्कुल शुष्क हो, मतलब शरीर उनका जैसे घी लेना ही नहीं है, उन लोगों को भी ये सब समस्याएं बहुत ज्यादा कल आती हैं। कल का आपने लेक्चर देखा, वो डॉक्टर अभिलाषा जी लाई थी अमेरिका से। जी सर, वो भी सारा देखा, बहुत बहुत ही अच्छे। कल वाले सारे ऑलमोस्ट सारे हमेशा ही अच्छे होते हैं, बट जो कल वाला पांच भौतिक था वो भी बहुत अच्छा था। रात वाला क्लिनिकल, खैर वो तो रोज ही अच्छा होता है। पांच भौतिक कल बहुत ही अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा था, एकदम आज भी क्लियर अच्छा होने कट वाला सारी है। चीजें समझ और आ वो रही थी। श्लोक नंबर 45 46 पे भी चर्चा करेंगे, आकांक्षा मैम भी कुछ कुछ बोलेंगी बहुत। आप सब लोग पढ़ के आइएगा ये जी ये सर। सारा शॉर्ट क्रिया कल जी। तो अभी सर आप इसको कंटिन्यू करें, मेरे को इसी के बारे में दो क्वेश्चंस जरूर पूछने हैं, चाहे आप बाद पूछिए में बताइएगा। पूछिए, बोलिए ना बोलिए। हाँ, मेरे को सर इसी में हम जैसे कल्याणकृत और महाकल्याणकृत देते हैं तो वो मतलब उसका एक कैसा हमें पता लगता है कि यहाँ कल्याणक यूज करना है या महाकल्याणक यूज करना है। कल्याण, ये दोनों कहाँ पे बताए, कौन से रोगाधिकार में? ये उन्माद में भेषज रत्नावली में उन्माद में है और अपस्मार में। हाँ, और महाकल्याणक नाम है तो इसमें तो ज्यादा कंटेंट्स हैं। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है सर। और इसका पहले तो अभी तो बहुत सारी चीजें पता लगने लगी है। पहले जो मैं ट्रीटमेंट कैसे करती थी कि इसको एक तो इसके जो बर्न पॉइंट्स प्रेस करने रहते थे, और इसमें विरेचन मतलब मैंने पढ़ा था पक्षाघातम तो विरेचनम, कि सबसे पहले विरेचन कराओ। और फिर जब मैंने ग्रुप ज्वाइन किया वहां भी बहुत सारे जो लोग जैसे डिस्कस करते थे कि पक्षाघात का पेशेंट आए तो हमने विरेचन कराया, इतने दिन में पेशेंट में ये रिकवरी हुआ। तो मुझे पता लगने लगा कि पक्षाघात में विरेचन जो कराती थी मैं ठीक करा रही थी। और फिर वस्ती इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, तो ऐसे। हम्म, जी सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सर एक और इसी के संदर्भ में था, एक हाँ पेशेंट मैंने ऐसा देखा था,
उसमें क्या था, एक पर्टिकुलर ना उसमें बहुत एक स्पेसिफिक सा पक्षाघात था। उसमें एक साइड तो उसका था ही, एक में ऑसिपिटल लोब इन्वॉल्व था, एक में उसका कुछ ऑप्टिक कुछ था, और उसकी ऑपोजिट साइड की आंख मतलब ना वो सीधा नहीं देख पाता था, और मेरे को बहुत अच्छे से याद है। और एक का जो कान है एक साइड का, वो हम्म, सुन नहीं पाता था। ऐसा भी एक पेशेंट देखा। हम्म। जी सर। अच्छा, अभी देखिए आपने जो प्रश्न पूछा ना कल्याणागृत के बारे में, तो सहस्त्र योगम नाम का बुक है जो साउथ इंडिया में बहुत चलता है। तो इसमें क्या बताया है कि मैं पहले कल्याणागृत पढ़ता हूँ फिर महाकल्याणागृत पढ़ता हूँ। इसमें ऐसा बताया कि कल्याणागृत को शीर कल्याणागृत भी बोलते हैं। और यही सेम पार्ट जो मैं पढ़ रहा हूँ श्लोक, यही सेम इसमें उन्माद में लिखा हुआ है, चरक संहिता में। इसमें ऐसे बताया कि विशाला त्रिफला क्रांति देवदालु एल वालुकम स्थिरा नतम रजन्यो द्वे सार्वे द्वे प्रियंगु कहा नीलोत्पले ला मांजिष्टा दंती दाढ़िम केसरम तालिस्पतम बृहति मालत्या कुसुमम नवम विडंग कृष्णिपर्णि च कुष्टम चंदन पद्म को अष्टाविंशतिभिः कलके रेते रक्ष समन्वितैः चतुर्गुणम जलम दत्वा घृत प्रश्नम विपाचेत अपस्मारे जुरे काशे शोषे मंदा नले छये बात रखते प्रतिशय तृतीय चतुर्थ के वर्ष वर्म्यर्षो मूत्र कृच्छे च विसर्पो अपहतेषु च कंडु पांडवा मयोन्मादे विस्मय गरेषु च भूतोपह चित्तानां गदगनानां मतरेस्तसाम शस्तम त्रिणाम च वंद्यानां धन्यमायुर्बलम प्रदम अलक्ष्मी पाप रक्षोग्नम सर्वग्रह निवारणम कल्याणकमिदं सर्पिः श्रेष्ठम पुंसवनेषु च द्विजलम सचतु शिरम क्षीर कल्याणकम तुदम। इसका मतलब यह है कि इसमें कौन कौन सी वनस्पति है, तो इसमें स्थिरा है मतलब विशाला है, कड़ु इंद्रावण जो बोलते हैं, फिर त्रिफला है, फिर रेणुका बीज है, देवदारू है, एलवालुक है, स्थिरा मतलब शालपर्णी, फिर तगर हरिद्रा दारू हरिद्रा दोनों प्रकार के, सारिवा प्रेंगु नीलोत्पल एला इलायची मंजिष्ठा दंती दाड़िम नाकेशर तालिस पत्र बृहति मालती का नया फूल विडंग कृष्णपर्णी कुष्ठ चंदन और पद्म, ये 28 द्रव्य हैं। इन सबको एक एक ग्राम मतलब 12 ग्राम तक ले लेना है और इनका कल्क बनाकर चतुर्गुण जल में चतुर्गुण जल में काढ़ा बनाना है और उसके बाद में 1 प्लस घृत में डाल के सिद्ध कर देना है। तो ये कल्याणघृत जो है ना, यह अपस्मार ज्वर काश शोष मंदाग्नि क्षय वात्रक प्रतिशय तृतीय एवं चतुर्थक ज्वर अर्श मूत्रकृच विसर्प कंडु पांडुरोग उन्माद विषरोग गर्भ प्रमेह इन विकारों में हितकर है। इसका चित्त भूतों में जो मतलब माइंड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है या फिर वाणी गदगद है, जिनको वीर क्षीणता है उनको लाभकर है। ये स्त्रियों में बंधत्व नाशक है या आयु तथा बल बढ़ाने वाला है। शीघ्र दुख नाशक है, रक्षो निवारक है, सभी ग्रहों की पीड़ा नष्ट करने वाला है। यह कल्याणगिर पुंसवनों में श्रेष्ठ है। घृत से 2 गुना जल और 4 गुना पानी देकर सिद्ध करने से यही घृत क्षीर कल्याणकृत हो जाता है। मतलब थोड़ा सा दूध भी डाल दिया इन्होंने, क्षीर डाल दिया तो ये क्षीर कल्याण कहा जाता है। ठीक है, इसमें से आगे के 21 द्रव्य लेने। अब ये महाकल्याण घृत पे आते हैं। एभ्य स्थिरादिनी जले पक्वेत्र विंशति ही रसे तस्मिन् पचेत सर्पी दृष्टि शीर चतुर्गुणम वीरा काकोली स्वयं गुप्तर्षा रिद्धिभिः। म्यूट रखिए डॉक्टर सर, म्यूट रखिए। फिर बोल रहे हैं वीरा द्विमाश काकुली स्वयं गुप्ता दर्शभ रिद्धिभिः मेधा से समय कल के तत् सकल्याणकम महत् बृहणम विशेष सन्निपातहरम परम इति कल्याण शास्त्री राधि ग्रहायानि। और इसमें बोल रहे हैं कि कल्याण घृत में जो स्थिरा आदि से 21 लेना है, उसमें 28 थे, इसमें 21 तक ही लेना है। और उसमें जो तुरंत जो गाय ने दूध दिया है, तुरंत मतलब जो प्रस्तुत गाय मतलब नई जो ब्याई गाय रहती है ना, उसका घी बनाना है और घी से चतुर्गुण दूध मिलाना है। इसमें 4 गुना दूध डाल देते हैं तो ये और ज्यादा अच्छा क्वालिटी का हो जाता है। तो दूध 4 गुना डाला है, उसमें दूध डालते हैं या नहीं भी डालते हैं। और इसमें फिर कल्क डालते हैं। कौन से कल्क डालते हैं बनाते टाइम? काकोली, वीरा, माश, राजमाश, आत्मगुप्ता मतलब कपिकच्छु, ऋष्वक, रिद्धि, मेधा। ये थोड़ा बृहण करने वाले और जीवनीय ऐसे द्रव्य डालते हैं तो यह क्या बन जाता है, ये कल्क डालने से यह महाकल्याणक घृत बन जाता है। तो ये महाकल्याणक नॉर्मल कल्याणक से क्या है, तो यह विशेषतः बृहण
और सन्निपात नाशक है, जहां पर भी ब्रीहण करना है हमें, है ना। जो क्रुश हो गए पेशेंट किसी भी कारण से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जहां पे क्षयात्मक संप्राप्ति है, वहां पे ब्रीहण और सन्निपात को नाशन करता है। बाकी सब तो इसका काम सेम ही है, लेकिन यहाँ पे ब्रीहण कार्य करता है। समझ गया आपको आरती मैम? सर इसका मतलब जो हमारे पास वृद्ध पैरालिटिक आते हैं या छोटे बच्चे आते हैं पैरालिटिक 5 आते हैं, साल के, ऑटिज्म के पेशेंट बच्चे आते हैं ऑटिज्म के, तो जहाँ पे उसपे हमने महाकल्याणक देना है, हाँ वो मतलब रिंगन भी करेगा। और जो नॉर्मल पेशेंट्स है, स्पेशली लेडीज में भी मैंने देखा है, जिनको रजो प्रवृत्ति नहीं होती, तो कल्याण घृत के नशे से उनको रजो प्रवृत्ति हो जाती है। मुझे इसका कभी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था, बट मैंने पढ़ा था तो इसलिए मैंने दे दिया। तो इसका मतलब कि जो नॉर्मल पेशेंट रहेंगे उनमें हमने कल्याणक यूज करना है, और जो बच्चे या वृद्ध रहेंगे उनमें हमने महाकल्याणक यूज करना है, जहाँ पे ताकि वो ब्रीहण ब्रिंगन करना का है, भी कार्य करे। ब्रीहण जी करना है, क्योंकि इसमें दूध डाला है और जीवनेगण के द्रव्य डाले हैं, जी सर, 4 गुना थैंक यू। दूध डाला है। हाँ थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। हाँ, कोई भी चीज ना शास्त्र में जो है वो देखना चाहिए हमेशा। ठीक है, मैं प्रणाम सर। ऐसे भी बता सकता था, लेकिन ये जो बताया ना ग्रंथ पढ़ के वो ज्यादा अच्छा। हाँ स्मिता जी बताइए। सर प्रणाम सर। सर ऑटिज्म के बच्चे भी कभी कभी बहुत ओवरवेट रहते हैं, तो उनको भी नहीं, ये वहां पे कल्याणक देना चाहिए, जहां कल्याणक पे देते हैं। कल्याण करना है वहीं पे। जो ओके अपतर्पण जन्य है वहां पे हमें संतर्पण करना है वहां पे। ओके थैंक यू। ठीक है, और सुनिए, आप लोगों ने जो पैरालिसिस के पेशेंट देखे हैं, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखी है? एक बार शास्त्र पढ़ते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि प्राणवायु का अधिष्ठान होने से सिर प्रदेश में उपघात होना, कहीं पर भी उपघात हो रहा है सिर में, कैसे भी हो, वो स्ट्रोक के रूप में हो, हिमरेज के रूप में हो, इस्चेमिक चेंजेस हो, तो ये पक्षाघात का मुख्य कारण है। पक्षाघात में सिरा, स्नायु, कंडरा और रक्त, ये मुख्य दुष्य हैं। सिरा हो गए मतलब आर्टरीज, वेन्स हो गए, सिरा, स्नायु हो गए, कंडरा हो गए, लिगामेंट्स और टेंडन्स हो गए, और रक्त धातु सबसे मेन है। रक्त धातु की ये मुख्य दुष्य है। चरक के मतानुसार अर्धांग में जब केवल हस्तपाद विकृति होती है तब उसे पक्षाघात कहते हैं, और जब इसके साथ मुख विकृति आती है तो उसे अर्धित कहते हैं। अब पक्षाघात के टाइप्स क्या है? तो पक्षाघात में पित्तानुबंधी, कफानुबंधी और शुद्ध वायु वाला, ऐसे 3 प्रकार होते हैं। पित्तानुबंधी जो पक्षाघात होगा उसमें दाह होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, संताप होगा, थोड़ा फीवर आता है और मूर्छा, ये लक्षण आते हैं। उसी तरह से कफानुबंधी होता है तो शैत्य और शोथ और गौरव, मतलब बॉडी में ठंडापन रहता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। शोथ होता है, स्वेलिंग आता है, और गुरुता आती है, ये कफानुबंधी रहता है। साधा साधा तो बता रहे हैं कि केवल पक्षाघात, शुद्ध वायु वाला जो पक्षाघात है वो कृच्छतम होता है, कठिनाई से ठीक होने वाला है। कफानुबंधी और पित्तानुबंधी जो है वो कष्ट साध्य होता है, और पक्षाघात ये अत्यंत दारुण व्याधि होने से कष्ट साध्य हो जाता है। अगर ये क्रॉनिक रहा तो बहुत साल पुराना रहा तो थोड़ा कष्ट साध्यत्व आता है, लक्षण थोड़े कम हुए जैसे लगता है, लेकिन उदर के रूप में बहुत सारे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। फिर चिकित्सा देखते हैं तो क्या बताएं? स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, चरक चिकित्सा स्थान 20 चैप्टर में 97 नंबर का श्लोक है। इसमें बोल रहे हैं पक्षाघात में स्वेदन और स्नेह युक्त विरेचन ही 2 उपक्रम है। वात व्याधि के अन्य किसी भी प्रकार में जिसका वर्णन नहीं है उसकी विरेचन चिकित्सा पक्षाघात में बताइए, इसके कारणों का अध्ययन करना होगा। अब क्यों पक्षाघात में विरेचन बोला है? तो पक्षाघात में प्राणवायु की विकृति रहती है। प्राणवायु की गति कैसे है? अधोगामी है, और उदान के एकदम विपरीत प्राण की गति होती है। उदान की गति कैसी है कि नीचे से ऊपर है, प्राण की ऊपर से नीचे है। विरेचन से प्राणवायु को प्राकृत अर्थात अनुलोम गति प्राप्त होती है, इसलिए ये विरेचन देने का महत्व का कारण है। हम अपान वायु को निकालते हैं विरेचन से, तो अपान वायु जब अनुलोमित हो जाता है तो प्राण वायु भी अनुलोमित हो जाता है। दूसरा है पक्षाघात में सिरा और कंडरा की दृष्टि होती है। सिरा और कंडरा ये रक्त के उपधातु हैं, क्योंकि रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती हैं, रक्त के खर पाक से कंडरा और स्नायु बनते हैं। ऐसा चरकाचार्य जी सुश्रुताचार्य जी ने बोला है, उनके टीकाकार डलहनाचार्य जी ने बोला है। तो रक्त की चिकित्सा जो है, क्योंकि रक्त के उपधातु सिरा और कंडरा है, तो रक्त की चिकित्सा से
रक्त की, क्योंकि यहाँ पे कैसे है कि सिरा, स्नायु, कंडरा और रक्त ये दुष्ट है, तो हम रक्त की चिकित्सा करना है तो यहाँ पे विरेचन सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है, क्योंकि रक्त और पित्त का आश्रय संबंध है। तो इसलिए जब हम रक्त की चिकित्सा करते हैं तो सिरा और कंडरा की भी चिकित्सा अपने आप हो जाती है, क्योंकि उपधातु है। रक्त और पित्त का आश्रय भाव देखा जाए तो पित्त का उपक्रम विरेचन, यह रक्त का भी उपक्रम हो जाता है, तो विरेचन से सिरा और स्नायु की चिकित्सा हो जाती है, वो प्राकृत अवस्था में आ जाते हैं। उसी तरह से चरकाचार्य जी ने अर्धित का वर्णन करते समय मुख विकृति के साथ साथ हस्तपाद की विकृति भी कहा है। और अर्धित की संप्राप्ति करते समय कहते समय चरक ने यदा तदा उपशोष्य अस्त्रिक ऐसे कह के साक्षात रक्त की ही दुष्टि अर्धित में बताया। पक्षाघात में भी रक्त दुष्ट है ऐसा ही माना जाता है, इसलिए रक्त दुष्टि दूर करने के लिए विरेचन जो है वो मुख्य चिकित्सा है। संक्षेप में देखना हो तो प्राणवायु को अनुलोमन गति देने के लिए, रक्त की उपधातु सिरा कंडरा की दुष्टि दूर करने के लिए और साक्षात रक्त की दुष्टि दूर करने के लिए पक्षाघात में विरेचन दिया जाता है। विरेचन से इस प्रकार संप्राप्ति भंग होते समय वायु का प्रकोप नहीं होना चाहिए, वायु का प्रकोप हो गया तो ये और बढ़ जाएगा, इसलिए स्नेह विरेचन देना चाहिए। इसलिए एरंड तेल या एरंड गंधर्व हरित की ऐसे द्रव्यों का बहुत उपयोग होता है, या फिर आप घृत पान करा के फिर त्रिवित लेहम दे तो भी बहुत अच्छा होता है, या इच्छा विधि भी देना है, अश्वगंजु की नाराज रस भी देना है तो पहले घृत पान करा के दीजिए। फिर पक्षाघात में बाह्य स्नेहन और स्वेदन ये भी महत्व के उपक्रम है, तो स्नेहन के लिए बला तेल, महानारायण तेल आदि तेलों से संवाहन करके पूरे शरीर को वाष्प स्वेद या नाड़ी स्वेद दिया जाता है। वाष्प स्वेद के लिए सामान्यतः निर्गुंडी पत्र का क्वाथ, दशमूल क्वाथ या एरंड मूल का क्वाथ इसका प्रयोग किया जाता है। दशमूल क्वाथ और तिल तेल के अनुक्रम से निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती ऐसे व्यवसाय बस्ती प्रयोग विरेचन के बाद देना चाहिए। तो यह बहुत ही अत्यंत उपयुक्त उपक्रम है। इंद्रिय दृष्टि कम करके इंद्रियों को बल प्रदान के लिए नस्य भी लाभदायी होता है, इसलिए घृत का नस्य, अणु तेल का नस्य, षडबिंदु तेल का नस्य, शीर बला तेल का नस्य, शुद्ध बला तेल का नस्य, चंदन बला लाक्षादि तेल का नस्य, फिर उसके बाद में पंचेंद्र वर्धन तेल का नस्य, ये इससे नावन नस्य या नॉर्मल नस्य दिया जाता है। पक्षाघात में पित्तानुबंध हो तो स्वेदन नहीं करना चाहिए, केवल स्नेहन और संवाहन करना चाहिए। इस अवस्था में रक्त मोक्षण भी लाभदायी होता है जब पित्तानुबंध हो तो। पक्षाघात में औषधीय द्रव्यों का विनिश्चय या उपस्तंभित या निरुपस्तंभित इस पर निर्भर होगा। अगर उपस्तंभित है मतलब आमवात जैसे सिम्टम है सामवायु की वजह से तो चिकित्सा अलग होगी, और अगर निराम वायु है निरुपस्तंभित है तो उसमें चिकित्सा अलग होगी। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि अवस्थानुसार क्या क्या द्रव्य दे सकते हैं। तो उपस्तंभित है तो आम का पचन करना है हमें और फिर बाकी द्रव्य देने। निरुपस्तंभित है तो डायरेक्ट मेडिसिन दे देना है, उसमें आम का पचन करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बोले योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल, महावात विध्वंसक रस, समीर पन्नग रस, वात गजांकुश रस, एकांग वीर रस, रसराज रस, बृहत्वाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, सिद्ध मकर ध्वज, फिर उसके बाद में स्वर्ण मालिनी वसन जैसे कल्पों का अवस्थानुरूप उपयोग करना चाहिए। पित्तानुबंध है तो सुचेकर रस, जटामानसी, दुरालभा इनका पित्त प्रशमन करना चाहिए। कफानुबंध होता है तो समीर पन्नग और भल्लातक ये औषधियां विशेष कार्यकारी होती है। जब एक अंग में आघात होता है तो उसको बोलते हैं मोनोप्लेजिया। उसी तरह से पक्षवत अगर एक साइड को पूरा कर दे हाथ और पैर को तो उसको बोलते हैं पक्षवत या अर्धांगवात, हेमीप्लेजिया। अगर पूरे जगह हो जाए पूरा शरीर में हो जाए तो डाइप्लेजिया, सर्वांगवात। और अगर दोनों हाथ दोनों पैर सब जगह हो जाए तो इसको बोलते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। और आधे अंग में अगर होता है तो पैराप्लेजिया। ये अलग अलग कंडीशंस बताइए, इसमें अपने मॉडर्न में भी बताइए। तो आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। प्रणाम सर, ये आपने बहुत अच्छा बताया। मुझे एक चीज पूछनी थी। मेरे पास एक पेशेंट आया था और मैक्सिमम पेशेंट जो मैंने इसके देखे वो 30 to 35 एज की मतलब पेशेंट थे। और उनमें एक पेशेंट था, उसने मतलब उसका हिस्ट्री क्या था, उससे कहीं पंचकर्मा सेंटर से ट्रीटमेंट लिया था। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसका जब स्वेदन किया गया तो स्वेदन के दौरान उसको दोबारा सेकंड अटैक आया था। तो उसके बाद वो आयुर्वेद से बहुत ज्यादा घबरा गया था। तो उस समय तो मेरे को नहीं समझ आया, क्योंकि मैंने भी यही पढ़ा था कि स्वेदन और इसको ये स्निग्ध विरेचन देना है। तो उसका क्या ऐसे मतलब रहा होगा?
क्या उसमें पित्त अनुबंध था इसलिए फिर इसने स्वेदन नहीं देना चाहिए था? पित्तानुबंध में स्वेदन जो है वो मना किया गया है। तो हमें मतलब इतना क्लियरली कैसे दाह डिस्टिंक्शन मिलेगा? दाह बर्निंग अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब कोई भी पित्त वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे बर्निंग हो रहा है, पूरे बॉडी में जलन हो रही है, बुखार आ रहा है, मूर्छा हो रहा है, और फिर उसके बाद में अम्ल पित्त हो रहा है पर पेशेंट। सर ऐसा नहीं था। वो मतलब पेशेंट था, 28 ईयर्स का था, वो लड़का पित्त था। प्रकृति है, और पित्त प्रकृति है, या फिर हाँ, अम्ल ये था कि वो पित्त प्रकृति जरूर था। उसका फेस एकदम वाइट था, मतलब बिल्कुल उसका फेयर कॉम्प्लेक्शन था। उसके आईज और सारी जो भी उसकी चीजें थी सब ऐसे उसको देखने से और पता लग रहा था उसके आहार विहार से कि वो पित्त प्रकृति है। हम्म, तो पित्त प्रकृति में नहीं देना है ना स्वेदन, उससे और पित्त का जी प्रकोप सर। होता है। पर उसको कोई मतलब उसका ना बहुत सारा रिसर्च वर्क चला था, क्योंकि पीजीआई वालों ने मतलब उसको बोल दिया था कि इसका कुछ नहीं हो सकता। उसने चंडीगढ़ पीजीआई में ही दिखाया था। तो उसको कोई और भी डिजीज था, मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा, बिकॉज बहुत रेयर था वो बीमारी। और उसकी शादी थी, शादी से एक दिन पहले उसका पूरा नीचे वाला जो मतलब लोअर पोर्शन था वो पूरा पैरालाइज हो गया था। जस्ट 1 डे बिफोर उसका पूरा लोअर पोर्शन उसका पैरालाइज हो गया था, और वो सिर्फ 28 साल का था वो लड़का। तो अभी आपने बताया तो मेरे ध्यान में आया वो अभी चीज। देखिए, चिकित्सा तो सब डॉक्टर करते हैं। कल वो अभिलाषा वर्मा मैम ने बताया कि मेरी भाभी का इलाज हुआ, लेकिन क्या इलाज हुआ? कटी बस्ती हुआ, फिर ये हुआ। चिकित्सा परफेक्ट होना चाहिए, तभी पेशेंट ठीक होते हैं। चिकित्सा के लिए इसीलिए बार बार पढ़ना चाहिए शास्त्रों को, जी एनालिसिस सर। करना चाहिए कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। आपका एक अप्रोच सबसे सही रहता है कि आप यहाँ क्वेश्चन पूछती है ना, तो आप अपने चिकित्सा को और परफेक्ट कर रही हैं। मुझे इसलिए आप अच्छी लगती है, क्योंकि कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हम जो दे रहे हैं वही सही है। एनालिसिस करना चाहिए अपनी चिकित्सा को। जी सर। उसमें सर थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया था, बट ऐसे मतलब पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आता है, बट उसमें मैं आज तक वो नहीं सही कर पाई। जैसे कई लोग बोलते नहीं, सही नहीं है। ऐसा नहीं होता कि नहीं होते हैं, सब कष्ट सर साध्य होते हैं। होते हैं, मतलब मुझे नहीं आता होगा, या मतलब उस चीज को उसमें वो। दवाइयां चेंज करके देना पड़ता है, अगर चिकित्सा से फायदा नहीं हो रहा है तो सब ठीक सर हो जाता है। उसमें जैसे आप सर अभी क्या है, सर एक, हाँ बोलिए। जो आपने बताया ना, थैंक यू वेरी मच एक्सप्लेनेशन का, क्योंकि सीरा कंडरा रक्तानुगत पित्त और ये सारा चीज एकदम प्रॉपर तरीके से, लेकिन मैंने ऐसे रिजल्ट देखे हैं सर, क्योंकि कुछ ब्रेन हेमेटोमा या स्ट्रोक ऐसे पेशेंट को जब ट्रीटमेंट किया जाता है ना, तो हम कितना भी शमन चिकित्सा कर ले, जब आप विरेचन करते हो ना सर, और अगर आपने विद इन 7 डेज या विद इन 14 डेज इस पेशेंट को विरेचन दे के किया, सर बिलीव मी सर, वो बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रोक से भी बाहर आते हैं, फेशियल पाल्सी से भी बाहर आते हैं, और हेमिप्लेजिया से भी बाहर और आते हैं। मैम, मैंने जो पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, प्रैक्टिकली अगर हम आयुर्वेद में देखें, मतलब जो हमारे पास आते हैं वो बहुत क्रॉनिक, मतलब जैसे मेरे दूसरा पास दस तीसरे दस अटैक बीस में बीस आते हैं। साल पुराने वाले हैं पेशेंट, और नहीं हाँ सर। मैं diabetes सिर्फ वाले मेरा जो है। आईसीयू का अनुभव बता रही नहीं नहीं, हूँ, वही बता रही आते हूँ ना, हैं आप बहुत अच्छा वो जो, बता रहे हैं, बट वो नहीं हाँ, मैं भी एक्चुअली उनको ऐसे ये बोलती हूँ कि अगर जैसे आपको हुआ तब तो आप आयुर्वेद में अगर आ जाते तो शायद उसी समय आपका ठीक हो जाता, विद इन डेज ठीक हो जाता। बट हमारे पास हमारी ऐसा है कि वो पेशेंट दूसरे अटैक में, तीसरे अटैक में, जब सब लोग उनको बोल देते हैं कि नहीं बस अब, तो फिर आते हैं। उसमें भी लड़का मैडम भी मेरे याप्य तो पास बहुत 2 इयर्स अच्छा बैक मिलता है। को आया था। हाँ हाँ, नहीं पुराने केसेस के बारे में नहीं, मैं जस्ट क्योंकि स्ट्रोक और इस चीज में क्या है मैम, मतलब ब्रेन में अगर कोई क्लॉट है तो इमीडिएटली सर्जरी या जो भी सक्शन सर्जरीज है उसके बाद में डिसेबिलिटी ही आती है। तो ऐसे वक्त में जैसे सर बता रहे हैं ना, थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट भी मिलता है कि भाई जहाँ पे रिलेटिव्स का फेथ फैक्टर रहता है, तो हम बेडरिडन पेशेंट को अगर दे देते हैं तो वहां पे करने वाले रहते हैं। यूजुअली लोग ना क्रिटिकल इसमें नहीं अलाउ करते अपने को पंचकर्मा और इस चीज के लिए, लेकिन पर्टिकुलरली ऐसे देखा गया कि उसका सीटी स्कैन किया है, आपने ट्रीटमेंट दिया, एकांगवीर दिया, आपने नशे के लिए नहीं चांस मिला, लेकिन जो भी आपने इंटरनल ट्रीटमेंट रक्तपाचक वगैरह दिया, लेकिन उसके बाद में जब आप विरेचन देते हैं, हल्का स्रवसन भी आपने शुरू कर दिया कि उसकी क्लॉट की साइज कम होने लगती है। और जो ये लॉन्ग टर्म एक जो भी पेशेंट है उनको तो ट्रेडिशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सर ने बताया, लेकिन जो हम ट्रीटमेंट से पेशेंट को रिलीफ देते हैं मैम, वो एलोपैथी में नहीं होता। आप देख लीजिए 10 साल, 5 साल, 4 साल, और मेन कितना भी बात, उनका। केवल विरेचन ही नहीं करना है और एकांगवीर ही नहीं देना है, इसमें बस्ती भी तो देना पड़ता है। बस्ती नस्य का ज्यादा महत्व रहता है। हाँ हाँ सर। तो सर आपने जो बताए तेल, ट्रीटमेंट उसमें कहाँ अनु के, हमारा कमी पड़ रहा है उसको एनालिसिस करना चाहिए बार बार। हाँ
सर मैं पंचेंद्रिय वर्धन भी यूज करती हूँ, तो वो गलत है क्या? क्योंकि आपने जो रेफरेंस बताया वो अनुतेल बताया, उसके बाद में मैंने बाकी की पंचेंद्र तेल भी बताया, पंचेंद्र वर्धन बताया। तेल भी। हाँ अच्छा, हाँ, सर थैंक यू सर। उसमें जैसे जो लोग सही से नहीं बोल पाते, ऐसे केस में उनको क्या करना चाहिए? उसमें भी महाकल्याणक आपने बताया ना, महाकल्याणक घृत देते हैं, तो जहाँ पर शोष हो गया वोकल कॉर्ड का, सब ठीक हो जाता है। उसमें घृत कल्पना देना चाहिए जहां पर नहीं बोल पाते हैं। तो घृत मतलब नस्य महापंचगव्य तो दे घृत ही रहे हैं, जैसे नस्य तो दे ही रहे हैं, तो उसको मतलब जैसे खाने के लिए भी विरेचन में हाँ घृत दिया, उसके अलावा भी कंटिन्यू हाँ, रखना है 4 महाकल्याणक 4 घृत? चम्मच दिन में 3 बार महाकल्याणक घृत दीजिए, या महापैशाचिक घृत या महापंचगव्य घृत। और जैसे जो पेशेंट जैसे सेकंड या थर्ड टाइम अटैक में आया और वो भी एक साल के बाद ऐसे आया, तो उसमें भी क्या बेनिफिट होता है? उसमें बहुत बेनिफिट होता है। ब्रेन में अगर इस्चेमिक चेंजेस आ रहे हैं उसको, तो जी फिर ये सर। घृत कल्पना से इस्चेमिक चेंजेस जो सूख गया है ब्रेन, उसमें तो स्नेहन ही चाहिए ना, तभी तो शोष जो अट्रोफिक, हो गया, अट्रोफी। एट्रोफी होता है और इस्चेमिक चेंजेस आते हैं ब्रेन में, कुछ कुछ भाग सूख जाता है। वहां पे हम नस्य और घृत दे दे के कितना भी कष्ट साध्य है, टाइम लगता है, लेकिन पेशेंट को 6 महीना हाँ दीजिए, सर, 1 साल 6 महीने दीजिए, साल भी लग जाता है ऐसे केसेस में, क्योंकि बहुत देर बाद आते हैं वो। लेकिन हार नहीं माननी चाहिए कि नहीं होगा। जी सर। हाँ, जी सर, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया सर। ठीक है। प्रभात जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभात जी जी, सर, उड़ीसा के नमस्ते। डॉक्टर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। जी। सर एक केस था, वो 1.5-2 साल पहले उनका एक स्ट्रोक हुआ था और ब्लड क्लॉट मिला था उसी टाइम। तो हाँ अभी भी उनका रूटीन चेकअप में डॉक्टर बताया कि वो क्लॉट अभी भी है, ये फ्रेश है या पहले वाला है, ये बता नहीं पाया पेशेंट। तो उनको भी मैं विरेचन से शुरू कर सकता हाँ, हूँ? तो विरेचन विरेचन में दीजिए और क्लासिकल करूँ? ताप्यादी लो। सर, ताप्यादी लॉ का प्रयोग करेंगे ना, वो क्या करता है, माइक्रो सर्कुलेशन को अच्छा करता है ब्रेन में, रक्त का प्रसादन। रक्त का जी जी प्रसादन जो शब्द है, इस पे बहुत हमें सोचना चाहिए कि ब्रेन में ब्लड सर्कुल इस्चेमिक चेंजेस जो है उसको ठीक करने में रक्त प्रसादन द्रव्य, स्वर्णमाक्षिक, ताप्यादी लौह, चांदी का भस्म, ये कितना बढ़िया काम करता है सर। जी जी। हर पेशेंट में ऐसे प्रोटोकॉल बनाना चाहिए, क्या क्या दे तो जल्दी रिजल्ट आए और परमानेंट। ये मैम ने बोला कि 3 बार आ गया अटैक, 4 बार अटैक आ गया, तो उन्होंने ट्रीटमेंट तो दिया, फिजियोथेरेपी वगैरह दिया होगा, लेकिन रक्त का प्रसादन नहीं किया, रक्त वाहिनियां सर कमजोर एक हैं। एक तो थे, उनको 6 साल बाद वो मेरे पास आए, मतलब जब उनका थर्ड अटैक हो गया, थर्ड अटैक के भी सेकेंड ईयर में आए वो, मतलब थर्ड अटैक भी होते नहीं आए, सेकेंड ईयर आए, और उन्होंने पता नहीं 5-6 साल से लगातार वो फिजियोथेरेपी और एलोपैथिक में भी 1-1.5 महीना वो एडमिट भी रहे। उसके बाद भी उनका वो पक्षाघात बिल्कुल वैसा ही था जैसा मतलब फर्स्ट टाइम में था, उससे भयंकर ही हर बार होता गया, और उसका तो स्पीच भी रक्त नहीं था। वाहिनियां जो है ब्रेन की, वो कितना वीक होंगी, फ्रेजाइल होंगी। सर और ऊपर से उनका उन्होंने घी सर बिल्कुल और क्या बंद कर क्या दे दिया। सकते हैं उसको? इसमें सर देखिए, एकांगवीर रस, रसराज रस, सिद्ध मकरध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, बृहत्व चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, आप एक बार ये सारे द्रव्य देख लीजिए तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। ये सब जी देना है। और पहले हमारे सर बोलते हैं कि पहले 12-13 दिन विरेचन दे देना चाहिए। विरेचन देके सारा क्लॉट अगर है तो वो सब निकल जाता है विरेचन से। हाथ पैर वगैरह जो है ना, उसमें ताकत आ जाती है 12-13 दिन में। उसके जी बाद में घृत वगैरह दे के इंटरनली, जैसे कि महाकल्याण घृत 4-4 चम्मच दिन में 3 बार दीपन पाचन करके, कोई आशा वर्ष दे के, और फिर हमें बस्ती देना चाहिए सर। जी बस्ती में शीर वाला तेल का बस्ती दीजिए, चंदन वाला लाक्षादी तेल का, उसका अभ्यंग भी करना है, उसका बस्ती भी देना है, लाक्षादी तेल या फिर बला अश्वगंधादी लाक्षादी तेल, इसका देते जाए, पेशेंट ठीक हो जाता है। तो मैंने अपनी ठीक है ताई सर। जी का ट्रीटमेंट किया था, हाँ मतलब अभी उनको 1 महीना ही हुआ था, उनका ट्रीटमेंट किया था इसी चीज का। उनको मतलब सारे अंग ही उनका ऐसा हो गया था, और मैंने जैसे अनुरिता मैम ने बताया, उनको मैंने विरेचन दिया था और अबरक 1000 पुटी और ताप्यादि लो बीच बीच में चेंज करके, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, नवरत्न कल्पामृत, और 1.5 महीने के अंदर उनका पूरा रिकवरी हो गया। अभी वो मतलब अपने आप से अपने सारे काम कर पाती हैं। वही तो। जी सर। रियली ग्रेट मैम। और न बाद में ना हो, त्रिलोकी चिंतामणि के बाद क्या बोला आपने? मैंने मैम नवरत्न कल्पामृत आता है एक आपका। और न अपुनर्भत्व चिकित्सा पे देना चाहिए। पेशेंट ठीक हो गया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक हो गया, उसको बोलना चाहिए 1 साल तक रसायन का सेवन करे,
ब्राह्मी प्राश, ब्राह्मी घृत, और या फिर ब्रह्म रसायन, आमलकी रसायन, त्रिफला रसायन, च्यवन प्रशवले, उसको देना चाहिए हमें कि उसको फिर से बीपी शूटअप ना हो। और फिर आचार रसायन, मन से अच्छा रहे, खुश रहे, प्राणायाम करे, योगासन करे। पंचकर्मा में जी सर, शाली जी सर। इंद्र स्वेद भी अच्छा रहता है ना सर, जो अर्धांगवाद। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा बताया आपने, ये भी। और पंचतक का जो भी क्षीर सिद्ध करके बस्ती, ये भी जब आप पेशेंट इसमें रहता है अर्धांगवाद और इसमें, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, हाँ। तिक्त खीर बस्ती मैडम, क्या खीर किया यस बस्ती होता है? सर, तिक्त क्षीर बस्ती और महातिक्त या कल्याण ग्रुप अभ्यंतर था सर स्नेह और के लिए। इसमें वो जो तिक्त एक और खीर में पेशेंट है, घृत कौन सा आप ऐड करेंगे, एडवाइस करेंगे? वही बोला ना, महाकल्याणक या, महाकल्याण, हाँ, जी जो जी हाँ उन्माद वाले हाँ हैं, उन्माद वाले जी। एक और जो पेशेंट सर मैंने बताया जिनका मेमोरी लॉस भी हो चुका था, उनको धूपन भी किया था। मतलब उनको वो पूरा जड़ी बूटियों के धुएं से उनको 7-8 डेज में उनको थोड़ा थोड़ा अपना नाम, अपने बच्चों का नाम, अपनी वाइफ की डिस्टिंक्शन उसको पता लगने लगी थी। पहले उसको अपनी वाइफ और अपनी बेटी में समझ नहीं आता था कि कौन किसका क्या रिलेशन है उसके साथ। तो वो मैंने देखा कि उसका जो उससे बहुत अच्छा उसको इफेक्ट आया। वो धूपन उसका लगातार ही फिर काफी दिन तक किया गया। जी। और दूसरा बात है कि पेशेंट ना अगर फास्ट रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। डॉक्टर ही घबरा जाएगा तो क्या चिकित्सा करेगा? उसमें क्रॉनिसिटी बहुत ज्यादा है, दोष दोष समूर्छना ज्यादा हो गई है, दोष लीना अवस्था में, तो टाइम लगेगा, लगने दीजिए ना, उसमें क्या है। पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल और रिलेटिव्स का कॉन्फिडेंस लेवल जीतने का कोशिश करना चाहिए। अच्छा शशि मैम, आप मर्म पॉइंट बता सकती हैं? हाँ जी सर, किस चीज का बताना था? पैरालिसिस के पेशेंट आए तो आप क्या करेंगे, कौन कौन से मर्म सर करेंगे? पैरालिसिस वगैरह के जो पेशेंट है, जहाँ पर भी मेंटल डिसऑर्डर होता है वहाँ पर होल बॉडी का करना पड़ता है। अच्छा हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है सर। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। कमल मैम, आपने देखे पेशेंट? हाँ, सर देखिए पेशेंट, सर मैम ने अभी धूपन बोला ना, तो प्रॉपर कौन से से धूपन करना चाहिए पेशेंट को? मैम वो मैंने अष्टांग में ही पढ़ा था उस समय। उसमें मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं, बट मैं देख के बता दूंगी। उसमें जटामासी था, वचा था, और मेद्य उसको द्रव्य, थोड़ा मेद्य द्रव्य। जटामासी था, हाँ जी, मेथे द्रव्य थे। और उसको ना दूध में थोड़ा सा मैंने पेस्ट सॉर्ट ऑफ बनाकर उसको मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है कि गाय के उपले के साथ ना उसको मैंने डाल के उसको अग्नि उसको दी थी जैसे। और वो जो उसका धुआं था वो धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे जैसे एक फ्लो में निकला। और उससे उसको बहुत 6-7 दिन में, मतलब पता नहीं धूपन से हुआ या वस्ती से हुआ, बट उसको काफी हद तक फर्क, मतलब 6-7th डे पर उसको खुद का नाम और उसको कई चीजें याद आने लगी थी। सर मेरे पास भी एक पेशेंट था, पेशेंट के बारे में, लेडीज थी, पीसीओडी का करके आई थी मेरे पास, लेकिन उसका हेतु पूरा निकाल लिया। तो उसमें सर मलमूत्र विसर्ग या अब नेचुरल एडजस्ट रहते थे, वो रोकती थी अपने टाइम शेड्यूल में जो रहता था ऑनलाइन तब। क्योंकि जब पीसीओडी के लिए मेरे पास आती थी तो वो बोलते समय ना उसका जो लिप था ना वन साइड चला जाता था, और जो आँख थी ना वो ऐसे मूवमेंट अलग सी उसकी रहती थी, और राइट साइड तक चलता। और मैंने पूछा कि ऐसे नहीं मैम, वैसे कोई नहीं। और जब 1 महीने के बाद उसको वो ज्यादा होने लगा तो उसकी माँ ने उसको बताया कि ऐसे हो रहा है, तो फेशियल पाल्सी जैसा था उसका। तो मैंने दीपन पाचन करके सर उसको एक विरेचन दिया था। मैंने विरेचन दिया पीसीओडी के लिए। और उस टाइम क्या हुआ सर, विरेचन तो हो गया लेकिन थोड़ा सा वमन भी उसका हुआ, क्योंकि दोष कहा ऊर्ध्वगत थे। तो उसके बाद उसका मेंसेस भी अच्छा हो गया। 3 महीने तक उन्होंने लिया था, और पहले 1 महीने में मैंने दीपन पाचन, उसके बाद नस से उसको चालू किया था। वचा तेल नस से और शीलबला दोनों मिक्स करके दिया था मैंने। और पेशेंट को मात्रा बस्ती मैंने सहचर की दी थी सर, सहचर तेल की। और 15 दिन के बाद मैंने शीरबला तेल का मात्रा बस्ती चालू किया था।
और पेशेंट का पूरा अभ्यंग और स्वेदन तो मैंने पेशेंट को घर पे लेने के लिए बोला था, लेकिन उसको प्रॉपर नहीं हुआ स्वेदन। लेकिन वो उसने अभ्यंग के लिए मैंने उसको सहचर तेल का ही दिया था। तो 3 महीने में सर एक तो उसका मेंसेस तो रेगुलर हो गया, और पीसीओडी और एक हेमोरेजिक सिस्ट भी थी सर। तो वो भी उसका कम हो गया था, हेमोरेजिक सिस्ट भी, और रेगुलर उसका मेंसेस स्टार्ट हुआ। और जो फेशियल था ना सर, मसाज के लिए मैंने एलादी तेल दिया था उसको कि थोड़ा सा मुख के लिए ऐसे करके। तो वो अब भी पूरा अच्छा है और पेशेंट भी बहुत फाइन है। और आँख के बारे में बोले तो मैंने ना उसको त्रिफला घृत का 1 ड्रॉप नेत्र तर्पण एक्चुअली मुझे करना था उस टाइम पे, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं था सर मेरे को तर्पण के लिए। तो मैंने उसको बोला था कि रात को समय सोते समय 1 या 2 ड्रॉप त्रिफला घृत डाल देना, ऐसे इतने ही बोला था। तो अभी पेशेंट फिट फाइन है। लेकिन वो सर पेशेंट मेरे पास आई थी पीसीओडी के लिए पेशेंट, जी और ये उसका अर्ली डायग्नोसिस हुआ था सर पेशेंट का। ठीक सर है सर। अर्जित में भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम रहेगा? अर्जित में नस्य वगैरह देना पड़ता है ना, लेकिन हाँ, नस विरेचन दिया वहां था पे भी ना। देना चाहिए। हाँ, विरेचन भी चाहिए। विरेचन हाँ भी देना था जी। हाँ। और हाँ कमल मैम, हाँ एक सर। सीक्रेट जानना है कि आप तो सांगली की हैं और आप बोलते हैं कि आप गांव से आई हैं, आपके पिताजी सर खेती करते थे, तो आप इतना सर मैं शुद्ध। खे, हाँ, सर मैं खेती मैं गांव की ही हूँ, क्योंकि सांगली के पास में ही मेरा गांव है, तो आप बोल रही थी कि आधा मेरे किलोमीटर। पिताजी तो इतना मेहनत करके खेती हमें करते पढ़ा, हैं, अभी भी खेती करते हैं वो। तो आपने इतना शुद्ध हिंदी कहाँ से सीखा? पहले ये सीक्रेट बताइए आप। नहीं सर, इतना भी अच्छा नहीं आता मेरे को। लेकिन अच्छा इतना भी बोलते, अच्छा नहीं बोले तो वो मुन्ना भाई की याद आ गई। आता। हाँ, कहाँ से सीखा इतना हिंदी, कहाँ से सीखा आपने इतना अच्छा? नहीं सर, हिंदी तो स्कूल में ही रहता है ना, थोड़ा सा हमारी मैम थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी स्कूल की, तो उनसे थोड़ा। हाँ, कितना अच्छा। लेकिन हाँ जी ठीक। हाँ। हाँ डॉक्टर सर। रमेश जी कुछ बोलना चाहते हैं, ये बहुत अच्छे हाँ डॉक्टर हैं आपके। हाँ जी सर, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। हाँ, नमस्कार सर। प्रणाम, बताइए। सर मुझे ये पूछना था, जैसे हमारे पास ये पैरालिसिस वाले पेशेंट आते हैं, हाँ तो हम इनको आयुर्वेद में तो हम इनको देखते ही हैं, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तो हम देखते ही हैं, लेकिन ये कई बार पैथोलॉजी हमारे पास एससीटी स्कैन जनरली ये लेके आते हैं, हाँ तो हमें इनका ये मिलता है कि इनको या तो हेमरेजिक पैथोलॉजी होती है या इनको इन्फाक्ट होता है। तो हाँ। उसमें हम इनको कैसे डिफरेंशिएट करके आयुर्वेद की अप्रोच एक से हम देख क्षयात्मक है पाते हैं? कि आवरण जन्य है, वो देखना चाहिए। अगर इन्फाक्ट है बहुत ज्यादा तो उसमें क्षय का सिम्टम होगा, तो जहाँ क्षय होगा वहां पे घृत कल्पना ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है सर। और कई बार इनको हेमरेज मिलती है, जैसे ब्रेन में कोई हेमरेज है आर्टरी तो निकली। विरेचन से एक पूरा क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है सर। और इसीलिए ओ- रक्त प्रसादन बोला ना मैंने, कि हम लोग ताप्यादि लौ देते हैं, रक्त पाचक, रस पाचक, ताप्यादि लौ, स्वर्ण माक्षिक भस्म, ये और चांदी का भस्म, ये सब देते हैं ना हम लोग। ठीक है सर, ओके, थैंक यू रक्त सर। वाहिनियों को भी ताकत देना है हमें। जी। और ठीक है फिर सर। जब ठीक हो जाते हैं तो रसायन देना है। रसायन का कार्य क्या होता है कि वो हर धातु को, हर हर चीज को बल देता है और नया बनाता है। जी सर, जी सर। ठीक है, एक सर शाम को संभाषा में मैं एक पेशेंट को भी लाना चाहूंगा। लाइए लाइए सर। हाँ हाँ जी सर, मैं शाम को बताऊंगा सर आपको। लड़की है वो, और जी, उसका कंसीव नहीं कर पा रही है, उसकी सारी हिस्ट्री वगैरह मैं बताऊंगा सर आपको, शाम को लाइए ना, लेके आऊंगा। अंजना मैम भी रहती है, हाँ लाइए लाइए। हाँ जी सर। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ब्रेक लेना जरूरी है ना, थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर मिलते हैं। प्रणाम सभी लोगों को।